नुज़हत जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उस पर एक नौजवान आशिक हो गया। वो खासा पुलिसराज था। नुज़हत जहाँ भी जाती वो वहाँ पहुँच जाता। नुज़हत सहेली की शादी में उसके गांव पहुंची तो वो भी वहाँ पहुँच गया। नुज़हत वगैरह वलीमा में शिरकत के लिए ट्रेन पर जा रही थी कि रास्ते में बलवाइयों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। पड़ोस के गांव वाले मुकाबले के लिए आ गए और उन सबको बचाकर अपने गांव ले आए। उस गांव के मुखिया का बेटा नुज़हत से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है तो कुछ पुलिसराज वाकयात रौनुमा होते हैं और वो लोग डर जाते हैं। नुज़हत को घर से निकाल दिया जाता है। नुज़हत वापस उस मकान में आती है जहां वो ठहरी हुई थी। अब आगे की कहानी सुने। मुझे पता लग चुका था कि अब्बा अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया है। मैंने पहली फुर्सत में जाकर दरवाजे की कुंडी नहायत होशियारी से बगैर आवाज़ पैदा किए खोली और वापस कमरे में आ गई। तभी किसी ने मुझे आवाज़ दी, बाहर कोई था? जिसने पुकारा था। मैं दरवाजे से बाहर आई मगर वहाँ तो कोई न था। मेरे में न जाने क्या आया कि मैं बढ़ती चली गई। नहर तक देख आई थी मगर कोई नजर न आया। मैं जब वापस आई तो कमरे में दाखिल होते ही रुक गई। मेरे हाथों पर दबाव महसूस हुआ था, जैसे किसी ने कलाई थाम ली हो। हर तरफ अंधेरा था, फिर भी मैंने कलाई थामने वाले को पहचान लिया। पकड़ ऐसी थी कि मैं चौंक गई थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। ये रिम्स जाना पहचाना था। इस रिम्स की आरज़ू तो कब से दिल में करवटें ले रही थी। मैं कब से मुंतज़िर थी कि वो दोबारा आकर मेरे हाथ उसी प्यार से थाम ले। नाराज हो क्या? जानी पहचानी सरगोशी सुनाई दी। तुम थे कहाँ? बात ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे देर हो गई, फिर भी मैं बरवक्त पहुंच गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि मुझे पहुंचने में अगर देर हो जाती तो तुम जबरदस्ती उस उज्जत गमाल की बीवी बनकर जिंदगी भर गोबर ओपले थोपती रह जाती। अच्छा, तो वो सब शरारतें तुम्हारी थीं? मैंने भिन्नाए हुए लहजे में कहा। और क्या? वो तो सब शरारतें मेरी ही थी, मैं लुत्फ ले रहा था। तो तुम लुत्फ लेने के मूड में थे। अगर इस दौरान में मुझे कुछ हो जाता तो? अगर का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। यकीन रखो, इस दौरान में तुम्हें कुछ नहीं होता। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये मैं नहीं, मेरा इल्म कहता है। और मेरा इल्म ये भी कहता है कि अगर इसी तरह दरवाजे पर खड़ी होकर मुझसे बातें करती रही तो दूर से औरतें तुम्हें देखती हुई पागल का खिताब दे देंगी। और हो सकता है इधर उधर आंखें बंद किए हुए जो तुम्हारी सहेलियाँ लेती हैं वो तुम्हें मकबूतुल हवास कहकर कमरे से बाहर निकाल देंगी। अब मुझे ख्याल आया कि वाकई ये बात गलत है। महफूज
को तो कोई देख नहीं रहा है और न कोई दूसरा उसकी आवाज़ सुन सकता है। और हाँ, मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे जाती है और लोग यही समझते कि मैं पागल हूँ, अकेले अकेले बड़बड़ाने की मुझे बीमारी है। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से कहा, ये बताओ मैं घर कैसे पहुँचूँगी? इस गांव से निकलना जरूरी है क्योंकि इस गांव पर जवान आने वाला है। बहुत जल्द यहाँ पुलिस एक्शन शुरू होगा और इसकी आड़ में बेशुमार अपराध को गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल लो। मगर यहाँ से निकलने का रास्ता भी तो बताओ, कैसे यहाँ से निकला जाए? इस बारे में कुछ सोचा है? इस कस्बे का चक्कर लगाते हुए मैंने एक ट्रक ड्राइवर की बातें सुनी हैं। वो हर हाल में कल यहाँ से निकलेगा। वो ट्रक लेकर लखनऊ से आया था कि फसादात शुरू हो गए। अब वो वापस जाना चाहता है अपने बाल बच्चों के पास। उन दोनों के साथ तुम सब उसके ट्रक में सवार हो जाओ। तुमने ये भी मालूम कर लिया कि मेरे साथ बहुत सारे बाराती भी हैं। ये तो बहुत जरूरी था। तुम्हारे साथ कोई और हो और मैं उसके बारे में मालूम ना करूं, ये कैसे हो सकता है? उन्हीं की वजह से मैंने ट्रक का मशवरा दिया है, वरना तो मैं तुम्हें अकेले कहीं भी पहुंचा सकता हूं। तो अब मैं तुमसे बाकी बातें सुबह करूंगी, कहकर मैं कमरे में दाखिल हो गई। शरबत और लुत्फुन्निसा लेट चुकी थी। मुझे देखते ही उठकर बैठ गईं। बाजी, आप कहाँ रह गई हैं? शरबत ने पूछा। बाहर का पुरसुकून माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लिहाजा कुछ देर के लिए लुत्फ लेने हवा में खड़ी थी। मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा, मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उस ड्राइवर से कैसे मुलाकात की जाए, यही कुछ मैं उस वक्त सोच रही थी। सोचते सोचते न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। नींद की देवी ने अपनी बाहों में ले लिया और मैं दुनिया वो माफिया से बेखबर हो गई। सुबह जब आँख खुली तो मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। एक अरसे बाद अजान की पाक और ताहिर आवाज़ सुनी थी। खुद ब खुद मेरे दिल अल्लाह के आगे सर बसजूद हो जाने के लिए तड़पने लगा। मैं अपनी जगह से उठी और मटके से प्याले में पानी भरा। वहाँ कई प्याले रखे हुए थे ताकि पानी पीने वाले को परेशानी ना हो। वो प्याले काफ़ी बड़े बड़े थे। मुरादाबादी नक्काशी के सजे 2 प्यालों में पानी भरा और बरामदे में आ गई। जल्दी जल्दी वज़ू किया और अंदर आकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज में क़ल्ब को कितना सुकून मिलता है, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो इस लुत्फ़ से आशना हो। मैं नहायत खुशू व खुजू से नमाज पढ़ी और चहलकदमी करने के बहाने बाहर निकल आई। मेरे कदम उस बड़े से झोंपड़े के सिमत उठ रहे थे जिसमें मर्दों को ठहराया गया था। लोग मस्जिद से लौट रहे थे, तभी मुझे महफूज की सरगोशी सुनाई दी। वो सफेद कुर्ते पैजामे में ड्राइवर आ रहा है, उसे लखनऊ चलने के लिए राजी करो। मैं उसकी जानिब बढ़ती चली गई। सुनिए, मैंने नज़दीक पहुंचकर नहायत अदब से कहा, जी फरमाइए। उसने भी अदब से जवाब दिया, आप लखनऊ जाना चाहते हैं ना अपने दोनों ट्रक के साथ? जी हाँ।
मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ और सवारियाँ भी हैं। अगर आप हमें हमारे खानदान को साथ लेते जाएं तो नवाजिश होगी। लखनऊ जाने के लिए मैं खुद भी बेताब हूँ, मगर मुखिया साहब इजाज़त दें तभी तो आगे निकलूँ। आप उन्हें राज़ी कर सकती हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अभी इजाज़त लेती हूँ, कहकर मैं मुखिया के घर की तरफ चल पड़ी। वो बेचारा तो पहले ही मुझसे सहमा हुआ था, उसने बड़ा टालने के अंदाज में बसर खुशी इजाज़त दे दी। ड्राइवर के मन की मुराद पूरी हुई। उसने साथी ड्राइवर से कहा, फौरन अपने ट्रक को मेरे ट्रक के पीछे लगाओ, और उन दो ट्रकों में लदकर बारात लखनऊ की तरफ मुड़ गई। हम सब निहायत आराम से, बगैर किसी हिल-हुज्जत के, सुबह का वक्त होने की वजह से निहायत तेज़ी से लखनऊ की जानिब बढ़ते चले जा रहे थे। क्या नुज़हत वगैरह लखनऊ पहुंच पाई? महफूज ने क्या कमाल कर दिखाया? क्यों सारे पंडित ओझा फूस को काबू करना चाहते थे? ये सब जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें।